Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों UV Educational Center में एमए इंग्लिश पार्ट 2 के पास्ट पेपर्स की डिस्कशन चल रही है और इस डिस्कशन में हम पोइट्री को डिस्कस कर चुके हैं. उसके 3 इयर्स डन हो चुके हैं और अब हमारा है ड्रामा और ड्रामे का ऑलमोस्ट 2019 हमने डन कर लिया. 2018 के पास्ट पेपर की तरफ हम चल रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में से हमने 3 पैसेजेस को करना है और इन 3 पैसेजेस के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन के सॉल्वनेस आ रही है. और आरटीसी मैंने आपको कल बताया आरटीसी में हम क्या करेंगे कैसे लिखेंगे, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत से मेन पॉइंट्स हैं जो मैं निकाल रही हूँ ड्रामा वाइज और फिर वो ड्रामा वाइज ही वो शो होंगे. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये है क्या बात. यू नीडंट बॉदर, आपको कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है. आई सॉ द पिस्टल्स, पिस्टल्स को अंडरलाइन कर लेंगे. ये हमारा कौन से ड्रामे का कीवर्ड है. लवबर्ग नाम भी आ गया है. मैंने देखा पिस्टल को. लवबर्ग हैड उसके पास थी. व्हेन दे फाउंड हिम, जब उन्होंने उसे ढूंढा. आई रिकग्नाइज्ड इट एट वंस, फौरन ही मैं उसे पहचान गया. फ्रॉम यस्टरडे, यानी कल तो इसने देखी थी वो जब ये बैक साइड से आया था एक्ट 2 में. एंड अदर ओकेजन्स, और मैंने उसे दूसरे हालात में भी देखा था. ड्रामे का नाम लिखना है हेडा गैबलर, राइटर हेनरी गिब्सन. एक्ट 4 है, फाइनल एक्ट है. फाइनल सीन भी बन रहा है. यहाँ पर खुदकुशी का सीन भी है. यहाँ पर जज ब्रैग थ्रेट कर रहा है, हेडा को धमका रहा है. हेडा अफ्रेड है स्कैंडल से और यहाँ पर वो वाइल्ड पियानो प्लेइंग करती है. फिर इसके बाद अपने आप को शूट कर लेती है. जज का किरदार हमारे सामने आ रहा है नजर और जज के साथ साथ लवबर्ग का नजर आया है. और फिर नजर आया है कि हेडा ने देखा कि अब वो जज ब्रेक के कंट्रोल में आ गई है तो उसकी ज़िंदगी कोई फ्यूचर नहीं रखती और उसने अपने आप को शूट कर लिया. इस ड्रामे के बाद इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैं एक बिल्कुल सेपरेट बना रही हूँ ताकि वो सारे कॉन्टेक्स्ट उसमें कवर हो जाए. 3 पे चलते हैं. यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. थिंग्स हैव चेंज, ये हमारा कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन करेंगे. चीज़ें बदल चुकी हैं. इट यूज्ड टू बी जस्ट द जनरलिटी, अब ये है कि ये चीज़ें आम हो गई हैं. बट नाउ देयर इज न्यू सॉर्ट ऑफ विजिटर्स, और यहाँ पर नए किस्म के लोग आने वाले हैं. विजिटर्स होते हैं जो कुछ देर के लिए आते हैं सैर सपाटा करने के लिए. यहाँ विजिटर्स अंडरलाइन होंगे. Who to come here in summer, समर को अंडरलाइन करेंगे. ये सारी बातें कौन कह रहा है ये हमें इस एक्ट में 3-4 कीवर्ड से पता चल गया कि चेरी ऑर्चर्ड है, एंटन चेखव का एक्ट है. और एक्ट 1 में बात हो रही है स्पोकन बाय लोफाकिन है. डिस्क्रिप्शन है लोफाकिन की देनी है. चेंजिंग बताना है न्यू एंड ओल्ड डेज का. और अब बताना है कि वो फेवर में है फार्मर के, पेजेंट्स के. पेसेंट वो बजाते खुद भी तो वो पेसेंट ही था ना, किसान था, पेसेंट था. तो वो उन्हीं के हक में बात कर रहा है. वो कह रहा है कि भी उनके लिए बनाओ और उस साथ साथ वो अपने इन फ्यूडल जो है जागीरदारों के हक में भी बात दे रहा है. वो कह रहा है कि आप लोगों का भी भला हो जाए, उनका भी भला हो जाए, यानी एक तीर से 2 शिकार हो जाए. मगर ये बात मानी नहीं जाती. एक्सप्लेनेशन में आप इसकी डिटेल्स मजीद क्लियर करेंगे. नंबर सी पे आए. What do you want to explain? क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? You are fully in line with the holy congregations of decree of 1660. 1660 को अंडरलाइन करेंगे. यहाँ से हमारा गैलीलियो स्टार्ट हुआ है और ये गैलीलियो आगे आके बात कर रहा है जब 1660 की, तो उसका हवाला दे रहा है. यू कैन नॉट बी फॉल्टेड, तो तुम तो गलती पे हो ही नहीं सकते. प्ले कौन सा है हमारा? द लाइफ ऑफ गैलीलियो. अब सीन अगर याद है तो बताना चाहेंगे तो बताएंगे. सीन 9 है, बेर्टोल्ड ब्रेश्ट है और गैलीलियो कह रहा है अपने पुराने शागिर्द को. शागिर्द का नाम है मिसेंस, MUCINS. मिसेंस नाम याद है तो बहुत बेहतर है, नहीं नाम याद है तो कोई भी बता सकते कोई अपने पुराने शागिर्द को बात कर रहे हो. अगर नाम है तो बेहतर है क्योंकि एंड्रिया भी तो इसका एक शागिर्द था. यहाँ पर उसने बताया है कि हालात कैसे चेंज हुए और पीछे जा रहे हैं 1616 में. तो वहाँ पर क्या बना था उस वक़्त. इस वक़्त इसने जो ईजाद की थी वो नहीं चल पाई थी तो उसे चर्च की वजह से वो अपनी ईजाद को तर्क करना पड़ा था और अब उसने वही बात दोबारा दोहराई है.
डी पे कह रहा है इज देयर एनीथिंग, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है आई कैन डू जो मैं कर सकता हूँ, दैट्स व्हाट आई आस्क माई सेल्फ, यही मैं अपने आप से पूछता हूँ, टू चीयर देम अप, कि उन्हें खुशी दे दूँ। आई हैव गिवन देम बोन्स, मैंने तो उन्हें हड्डियाँ भी दी हैं, बोन्स को अंडरलाइन करेंगे। आई हैव टॉक्ड टू देम अबाउट दिस एंड दैट, मैंने दिस एंड दैट भी उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। आई हैव एक्सप्लेन द ट्विलाइट एडमिटेडली, ट्विलाइट को अंडरलाइन करेंगे। दो कीवर्ड्स मिले हमारे, तो दो कीवर्ड्स से हमें पता लगा ये वेटिंग फॉर गॉडो है, सैमुअल बेकेट है, स्पोकन बाय पोजो है। अब पोजो जो है वो अपने आप से मोनोलॉग कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। डिस्क्रिप्शन बताएंगे, रोड कौन सा है, बिल्कुल एम्प्टी रोड है, वहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है और वो एक ट्री है विदाउट एनी लीफ। एस्ट्रागोन की विश है कि भाई जनाब ये जाने वाला है तो कोई मुझे रिवार्ड दे जाए, कुछ फ्रांस दे जाए, 10 फ्रांस दे जाए। लेकिन पोजो जो है वो रिवार्ड इस तरह से नहीं सोच रहा, वो कह रहा है कि भाई रिवार्ड में मैं आप इन्हें देता हूँ अपने स्लेव लकी की, कोई इंटरटेनमेंट कर दे, कोई इन्हें रिसाइट करके सुना दे या डांस करके दिखा दे। लेकिन पोजो जो है उन्हें ट्विलाइट का भी बताता है, बड़े पोइटिकली स्टाइल में बता रहा है। और इसके बाद वो याद कर रहा है कि भाई मैंने उन पर कितने एहसानात कर दिए हैं, फिर भी ये कितने ज़्यादा अच्छे रहे हैं मेरे साथ, इनको मज़ीद और अपने एहसान तले दबाना चाहिए, तो क्या किया जाए। और इसके बाद लकी की स्पीच आती है। ई पे चलते हैं। देन क्रिएट अ रूम, डोंट यू एस्पायर टू बी एन आर्टिस्ट, एक रूम बनाओ, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक फनकार बन जाओ। थिंक ऑफ माइनर्स, छोटे लोगों का सोचो, छोटे जो होते हैं ना एक्स्ट्रास, ये एक्टर या आर्टिस्ट के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं से मुतासिर हो रहे हो। छोटों का भी तो सोच लो, हु स्पेंड देयर लाइव्स क्राउलिंग थ्रू, जिन्होंने अपनी जिंदगियां यहीं पर रींगते गुजार दी हैं। डार्कनेस सो दैट दे मे हैव लाइट, और वो सोच रहे थे कि शायद कोई उम्मीद की किरण होगी, कोई इन्हें भी बड़ा किरदार मिल जाएगा। स्पोकन बाय मिसेस राफी, मिसेस राफी ने कहा सीन 4 में बात की है, और उसने अपने ड्राइंग रूम में ये डायलॉग बोले हैं। ये सिचुएशन बताई जाएगी, उस सिचुएशन के साथ साथ बताएंगे भाई अदर करेक्टर्स भी हैं, वो भी बातें कर रहे हैं, और ये सारे रोल और परफॉर्मेंसेस की बातें हो रही हैं। इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो मिसेस राफी ने अपने ही ड्राइंग रूम में बैठकर, अपने ही ड्राइंग रूम में डिस्कस करके इस पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश की है कि ये जो हमारे साथ लोग हैं उनकी हेल्प होनी चाहिए। उसने बताया है कि जो माइनर करेक्टर्स हैं ना, उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी है इसी उम्मीद में कि शायद हमें भी कोई ग्रेट किरदार मिल जाएगा। और मिसेस राफी जो है वो एक कॉन्डक्ट प्ले कर रही है जिसके लिए वो डिस्कस कर रही है। द डेमोन इन हैडा, से हैडा के अंदर जो एक बेगानगी है, wants to influence, वो क्या करती है, असर दे देती है, मुतासिर करती है, वन किसी को भी कर देती है, बट वन इट हैपेंस, लेकिन जब ऐसा होता है शी डिस्पोजेस हिम, तो फिर वो उसे पीछे कर देती है। पहले तो वो छा जाती है दूसरे की जिंदगी में, फिर जब वो दूसरा इससे पक्का मुतासिर होने लगता है तो फिर वो उससे किनारा कशी अख्तियार कर लेती है। हैडा का करेक्टर है, उसके कमेंट्स की रोशनी में बताना है। हैडा को कैसे बताएंगे, हैडा में मैस्कुलाइन ट्रेट्स पाए जाते हैं। 1 पॉइंट हो गया, नॉट इन्वॉल्व इन एनी सेक्सुअल एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर विद एलियट और जज, वो किसी ऐसे मटेरियल अफेयर में मुब्तला नहीं है। फेथफुल वाइफ है, विक्टोरियन एरा की एक औरत है, लेकिन लिविंग कहाँ करना चाहती है, लग्जरी लाइफ गुजारना चाहती है, नॉर्वेजियन सोसाइटी है। और इसमें बताया गया जनाब जेंडर जो क्लास है, इनकी जेंडर यानी कि सेक्स और मैरिजेस का क्वेश्चन पीछे भी आया है कि खवातीन के जेंडर में कोई पावर नहीं थी, और इसके लिए रेफरेंस होगा डॉल्स हाउस का, डॉल्स हाउस में भी यही कुछ था। और वो यहाँ बताने भी इस सोसाइटी में मस्कुलाइन डोमिनेंस है, उन्हीं का राज चल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस है सोसाइटी के, ऑब्स्ट्रक्शन बाय द सोसाइटी, सोसाइटी ने इनको बड़ा रोक दिया हुआ है, आगे ये कुछ बढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। सारा कैरेक्टर हैडा का इसके गिर्द घूमता है, और बताना है कि वो खुद हाई सोसाइटी की थी, लेकिन एज गुजरने की वजह से, ये एज वाला डायलॉग है वो इसमें आएगा, आई रियली हैड डांस माई सेल्फ टू आउट जज माई टाइम वॉज अब। ये कोटेशन जो है ये इसकी मेन कोटेशन है जो याद करने के काबिल है कि भाई टाइम गुजर रहा था तो उसने एक बॉर्जुआ क्लास आदमी से शादी कर ली, मैनिपुलेशन भी करती है। इसके साथ साथ जॉर्ज जो है वो चाहती है कि जॉर्ज पार्लियामेंट का बन जाए, पार्लियामेंटेरियन बन जाए, ताकि वो कंट्रोल हासिल करे दूसरों पे।
اپنے ہسبینڈ کے ذریعے. پہلے وہ لور کے ذریعے کنٹرول حاصل کر رہی تھی, پھر اس نے ہسبینڈ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانی ہے. آگے دیکھتے ہیں تو جنرل کی ڈاٹر ہے تو جنرل کی ڈاٹر. باپ کا کردار بتائیں گے. ٹیسنم brought up by 3 ladies اور ہیڈا brought up by جرنل میل. برتھا کا کریکٹر ہوگا جو رینا کے کریکٹر کو ڈسکس کریں گے. جناب ہیڈا کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مثالیں لیں گے. لیڈیز کا کریکٹر سوسائٹی میں چل کیسا رہا تھا. ہاں جارج بل نے اسے ایز اے اسکالر ہونے کے لحاظ سے فریڈم کافی دے رکھی تھی کہ وہ جج کے ساتھ اکیلے میں بات کرے, بریک کے ساتھ اکیلے میں بات کرے. مگر اس کی جب پروفیسر شپ لاسٹ ہونے لگی ہے تب ہیڈا نے جو ہے آئیڈیاز کو چینج کر دیا. اور یہ ضرور بتانا ہے کہ ہیڈا نے ان کا مینوسکرپٹ جلایا اور اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کا ایک برننگ چائلڈ ہے, یہ بچہ جلا رہے ہیں. یہ بھی سارے ہیڈا کے ٹریٹس میں آ جائے گا, اس کی کردار کی خصوصیت بن جائیں گے. اور پھر اس کے اپنے بیبی کے بارے میں جو پوائنٹس ہیں کہ بھائی بیبی برتھ ہونی چاہیے کہ نہیں, مجھے رکھنا ہے مجھے نہیں رکھنا, پریگنینسی کو نہیں پسند کر رہے, بڑی لمیٹڈ لائف سے بور ہو چکی ہے. اس کی پسٹل بتانی ہے, وہ کہتی ہے ڈیتھ کو بیوٹیفل ہونا چاہیے. اور پھر اسی ڈیتھ کو, یہ آخری سین بھی اس کا اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. فیئر آف اسکینڈل ہیز اسکیپڈ فرام ہر ڈسپوائنٹمنٹ لائف. بھاگتی ہی اپنی زندگی سے اور وہ ورڈ کو پروو کرنا چاہتی ہے کہ آ ڈیتھ شوڈ بی بیوٹیفل. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ٹیمپل میں اپنے کلپتی میں گولی مار کر کے ثابت کر دیا ہے. اور کنکلوژن میں ہم لکھیں گے جناب کے رائٹر نے بڑا اچھا کام کیا ہے. فیمنزم کے پوائنٹ آف ویو سے خواتین کی جو مشکلات تھیں اس نے وہ ظاہر کی ہیں. آگے چلتے ہیں تو اگلا کوشچن جناب آتا ہے, ہاؤ فار وڈ یو ایگری دیٹ چیری آرچر ریپرزینٹ اے کنفلکٹ بٹوین ماڈرنٹی جدت پسندی اور ٹریڈیشنل رشیا. اب یہ ہے وہی آ جاتا ہے کہ جناب پرانے لوگ جو تھے وہ جاگیردارانہ نظام کے قائل تھے اور نئے لوگ ماڈرن نظام کے قائل ہو گئے تھے. ٹریجک کامیڈی ہو جائے گا اس میں, وہ ورک بھی اس کا ایڈ کریں گے. چینجنگ سوشل آرڈرز ہو جائے گا کیونکہ سرف جو ہیں وہ فری ہو چکے ہیں, سرف اب نہیں رہے اپنی اس پوزیشن میں. اور چیخوف کے جو گرینڈ فادر تھے وہ بذات خود ایک سرف تھے, اور یہ اس کا ریلیشن بنتا تھا اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ. اور اس کی کچھ ٹریٹس بتا دیں گے کہ شارٹ سٹوریز اس نے لکھی ہیں, اور اس کی کوٹیشن بڑی اچھی ہے. میڈیسن واز ہز لوفل وائف اینڈ لٹریچر واز ہز مسٹریس. یہ کوٹیشن ایڈ کریں گے. اور پھر بتائیں گے کہ جناب یہ اس کا لاسٹ پلے ہے, 1904 میں لکھا گیا ہے. اس نے ڈارک سائڈ بتائی ہے سوسائٹی کی, اس کو فنی کامک ایلیمنٹس کے ساتھ پیش کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں لٹریچر میں ڈالا ہے انڈائریکٹ ایکشن آف اسٹیج بات کی ہے, فرانس بنایا ہے. اور رشین کانفلکٹ بتائے ہیں اولڈ اینڈ نیو جنریشن کے. اور کانفلکٹ کریکٹرز کے اندر بھی ہیں, چاہے وہ رومانس کی صورت میں ہے چاہے کریکٹرز کے اپنے کردار کی صورت میں ہے. کریٹیکلی ایگزامن دا پلے گلیلیو ان دا لائٹ آف ایپک تھیٹر. ایپک تھیٹر کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں فوراً سے پہلے ایرسٹوٹل کی ٹریجڈی کے سارے وہ کریکٹرسٹکس لینے ہیں, جسے وہ کہتا ہے میمیٹکس ہو, نمبر 2 سیریس ہو, نمبر 3 اس کی لینتھ جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے, نمبر 4 ریدم اینڈ ہارمونی ہونی چاہیے, نمبر 5 ڈفرنٹ پارٹس کے اندر ریدم اینڈ ہارمونی ہونی چاہیے, نمبر 6 سمپیتھی اینڈ فیئر ہونا چاہیے جو کتھارسس کو اروز کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ پرفارم کی جائے ٹریجڈی rather than narration. یہاں پر ایپک تھیٹر کیا کہتا ہے؟ ایپک تھیٹر اس کے ساتھ اپوزٹ کہتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میمیٹک ہو جاتی ہے بھی, نقل کی نقل بن جاتی ہے, سیریس بھی ہو سکتا ہے. لینتھ اس کی جتنی مرضی بڑھانی ہے بڑھا دو, کیوں گلیلیو کی کتنی لینتھ ہے, 13 چیپٹرز ہیں, سب سے لمبا پلے کہلاتا ہے. اس میں ہارمونی اور ریدم, ہر چیپٹر میں اپنا ایک ہارمونی اور ریدم, ہر چیپٹر کی اپنی ایک ایفیکٹ ہے, اپنا ہی اس کا ایک اثر ہے. پیٹی اینڈ فیئر ٹھیک ہے, روز ہوتا ہے, کتھارسس بھی ہوتا ہے, پرفارمڈ بھی کیا جاتا ہے, لیکن بتایا جاتا ہے پبلک کو کہ یہ ایک پلے ہے وی افیکٹ کے ساتھ. وی کے بعد جو ہے ای ڈبل ایف ای کے بھی افیکٹ کی اسپیلنگ آئیں گے. الائنیشن فورس کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے, رائٹر بتاتا ہے کہ یہ پردے لگے ہیں, یہ ایکٹرز ہیں, انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ ایک ایپک تھیٹر کی نشانی ہے. اور ایرسٹوٹلیان اور ایپک تھیٹر کو آپ آمنے سامنے رکھ کے اس کے پوائنٹس نکال سکتے ہیں. اس کے کس طرح سے پوائنٹس نکلیں گے؟ یہاں پر بھی بتایا گیا ٹرانسفر ہو گئی ہے سوسائٹی, چینج ہو گیا ہے آئیڈیولوجیز. پرانی آئیڈیولوجیز اور ایرسٹوٹلیان ڈیفینیشن کے ذریعے تھی, اب ایپک تھیٹر کے ذریعے ہے یا برشیم ٹریجڈی کے ذریعے ہے.
एरिस्टोटल का विजन बताएंगे, फिर बताएंगे नेचर ऑफ कैथारसिस, तो दोनों में ही है, लेकिन कैथारसिस पहले रुला दुला के कराया जाता था, अब तजुर्बात के जरिए करवाया जाता है। ऑडियंस के ट्रेडिशनल थिएटर के बारे में और न्यू थिएटर के बारे में रोल बताएंगे कि यहाँ पे हीरोइक रील्स होती हैं, आप फॉरगेट कर देते हैं किसको, टॉयल्स ऑफ डेली लाइफ को, रोजाना की जिंदगी में होने वाली मशक्कत को आप भूल जाते हैं, लेकिन आप उसे याद रखें। रोयर है, अब सिटीज बड़ी गुंजान होती है, नो किंग्स नाउ, अब तो कोई बादशाह नहीं बचे ना, वहां पर बादशाह होते थे, अब तो आम बंदे की भी ट्रेजेडी हो रही है। अब फीलिंग्स हैं हमारी, रशिंग फीलिंग्स हैं इमोशंस के बारे में। क्लाइमेक्स भी आता है ड्रामे का, ड्रामे के प्लॉट को बताना है, उसको सोल्यूशन में देना है कि भाई हमसे दोबारा सॉल्व कैसे करते हैं। प्लॉट के बारे में एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन डायग्राम के साथ बताना है आपको, उसके साथ मजीद बाकी भी तकरीबन सारे ड्रामे क्लियर हो जाएंगे। बताएंगे जनाब ऋषभ ने डिनाई कर दिया है, वो कोई फ्लैटरिंग नहीं कर रहा पुराने राइटर्स के साथ, वो पक्का रिजेक्ट कर देता है, कहता है प्लाइट देखो, हालत ज़ाल देखो इंडिविजुअल की, उसकी हालत तो देखो। और विल फॉर फ्रेमंडिंग और ई इफेक्ट्स को याद रखेंगे हम, ये पक्का इसका कॉलम है, इसके बगैर ये क्वेश्चन का बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना निकलता नहीं है। और अब वो कहता है कि पहले हम ऑडियंस को एक रेडीमेड एंड दे देते थे, एपिक थिएटर में रेडीमेड एंड नहीं देना है, ऑडियंस के हाथ में है कि वो क्या सोचते हैं। What is the dramatic significance of little games the characters play in Waiting for Godot? वेटिंग फॉर गोडो के बताएं जनाब, इलेबोरेट करें, उन्हें बयान करें और साइटिंग एग्जाम्पल से हवाले दे, मिसालों के साथ हवाले दे कि आपने इस क्वेश्चन को इलेबोरेट करना है। सबसे पहले तो देखेंगे ना जनाब, दोनों ट्रैप आपस में डिस्कशन करते हैं, वो भी उनका खेल ही है, एक्स्ट्रा कोई बैठ ही नहीं सकता, वो कहता है कोई बात करो, कोई काम बताओ, मैं कुछ ना कुछ करना है, चाहे हमने पुराने वो जो जुबानी थी उनके बारे में बात करना है, पुरानी आवाज़ों के बारे में बात करना है, खुदकुशी के बारे में बात करना है, अपने माजी के बारे में बात करना है, लेकिन जी मैंने खेल खेलना है। एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइजेस में बताते हैं कि भाई ये खेल है। अब्यूजेस करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। लकी की टायरेड को जब ये सुनते हैं तो वो उसके आगे पीछे दौड़ते हैं, वो भी एक खेल होती है, हमने जान चुरानी है इस माहौल से। व्लादिमीर का सॉन्ग भी एक गेम ही आ जाता है। पोजो की हड्डियां, वो हड्डियां खाता है, हड्डियां खाने के बाद भी वो मुंह चूसता है, फिर वो हड्डियों को मजीद एक्स्ट्रा कौन चूसता है, वो भी वो एक गेम ही खेलता है कि हमारी भूख के वक्त कौन सी गेम होती है। लोरी होती है, लोरी सुनाता है व्लादिमीर एस्ट्रागोन को, वो भी उसकी एक गेम है। टोपियों से खेलते हैं, इनकी टोपियां होती हैं, जो 3 टोपियों को ये उछालते हैं, बताते हैं कि भाई ये टोपियां हमारी एक दूसरे को फिट हो रही हैं, वो भी इनकी एक गेम में ही आता है। मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस डालेंगे और इसी किस्म की सारी ये गेम्स है जो इन्होंने खेली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंस आर नॉट एक्चुअली वायलेंट, इंसान फितरी तौर पर तो तशद्दुद पसंद नहीं करता, बट आर ड्राइवन टू रिएक्ट वायलेंटली, लेकिन उसे धकेला जाता है कि जाके जनाब तशद्दुद आमेज रवैया अपनाओ। व्हेन दे फील ट्रैप्ड, जब वो देखते हैं कि भाई वो इसमें मुलव्वस हो गया, विद एन इरेशनल, इरेशनल जिसमें गैर अकली किस्म की बात में मुलव्वस हो गया, एंड इन ह्यूमन पॉलिटिकल सिस्टम, और उनका गैर इंसानी किस्म का सियासी निज़ाम हो गया है। और व्हेन दे आर टू फ्रेटन, जब डर जाते हैं, टू एडमिट, तो मान लेते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, के भी अब चेंज हो गया है। ये बहुत बड़ा कमेंट्स है, इसका कमेंट्स भी आते हैं और कमेंट्स को भी डिफाइन करना पड़ता है, उसने कहा कमेंट डिफाइन करे। अब ये जो आपका प्ले है सी, इसके जरिए आपने डिफाइन करना है इस कमिट में क्या है। बताएंगे जनाब प्ले किसका है, प्ले हमारे कौन से राइटर का है, राइटर का नाम देने के बाद इसके हवाले देने हैं कि उसने बताया क्या है, उसने इलिशंस बताई है, उसने ओरिजिनल सीन बताया है, कॉन्स्टेंटली डिप्रिव्ड बताए हैं पीपल, जो फिजिकली और इमोशनली ज़रूरतें उनकी होती हैं वो पूरी नहीं हो पा रहे हैं, एक्सक्यूज में, और अलाइनेटेड हैं, नेचर से दूर हो चुके हैं, वो एग्रेशन का शिकार है, उनकी एबिलिटी को ज़रूरियात है, टेक्नोलॉजिकल कल्चर चल रहा है और वो बड़ा टेरिबल है। तो डायरेक्टर बताएंगे आप बाउंस का, कि बाउंस ने किस तरह से आंसर किया अर्ली मॉर्निंग का। एबिलिटी बताएंगे लोगों की कि उनकी मेंटल शैलोनेस हो चुकी है, इमोशनल जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं उनके इमोशंस।
ایک کوٹیشن آتی ہے اس میں we live in ways or which we are not designed. ہم ایسی زندگی میں رہتے ہیں جسے ہم نے ڈیزائن نہیں کیا ہے. We live in urban crowded regimented groups. ہم کہاں رہتے ہیں؟ شہری ہجوم والے اور بڑے بڑے گروہوں میں رہتے ہیں. working like machines. مشینوں کی طرح تو کام کرتے ہیں. the benefit of other men's with no real control of our lives. کوئی زندگی پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. سوشل کلچر بتا رہے ہیں. بایولوجیکل بتائیں گے کہ ہم بڑے سکسیسفل ہیں لیکن انوائرمنٹ کے ذریعے ہم ایموشنلی اتنے سکسیسفل نہیں رہے ہیں. سوشل مورالٹی اور وائلنس کی ڈسکشن کریں گے. میننگ لیسنس فرسٹریشنز بتائیں گے. کرائم کو ڈیفائن کریں, کس کس قسم کے کرائم ہوتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کس کس طرح سے چلتا ہے. یہ سب آپ کے یہاں پر ڈسکرپشن آئے گی. اوپننگ سین بتائیں گے جناب. یہ دونوں کوسچن سولو کرنے ہیں. ہیڈر کے اندر تھیا کا کریکٹر ہے, تھیا کے کریکٹر میں سب بتائیں گے تھیا کیسی تھی, کہاں سے آئی تھی. سی کی طرف چلتے ہیں. سی کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو پہلا سی وہ ہے ہی بیچ کے اوپر, بیچ کے اندر ہے. علاقے کا نام یاد ہے, نارتھ کوسٹ آف انگلش, تو دکھ لے, نہیں یاد تو رہنے دے. ولی کو بتائیں گے کہ ولی نے دیکھا کہ اس کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی ہے, طوفان آیا تھا اور اس کا دوست جو ہے وہ کہیں مل نہیں رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید کولن جو ہے وہ ڈوب گیا ہے, لیکن کولن ڈوب چکا ہوتا ہے پر وہ سمجھتا ہے کہ بھئی شاید وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور اسے دکھائی نہیں دے رہا. اب ایونٹس دکھائے گئے ہیں, ایک شرابی کی دکھائی گئی ہے حالت کے, کوئی پہ ٹینشن نہیں کرتا. ویلی ٹاؤن میں آتا ہے, ٹاؤن میں آنے کے بعد وہ ایک دکاندار سے بات کرتا ہے, لیکن دکاندار بھی ویلی کو ایک اجنبی سمجھتا ہے اور اپنے شعبے میں ملوث رہتا ہے. بے رخ روی, بے خسی ماڈرن زمانے کی. اور پھر ویلی جو ہے اس کو نکالنے کے لیے تجربے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے نکالا جائے. یہاں پر سین کی انٹروڈکشن میں اس نے میجر کریکٹرز بھی ہمیں دکھا دیا اور اوور آل ایٹماسفیئر بھی دکھایا کہ ٹریجک ایٹماسفیئر ہے. تھیا کے کریکٹر میں دیکھیں گے مڈل کلاس لڑکی ہے, جاب کرتی ہے گورننس کی حیثیت سے. مسٹر الویسٹڈ کے گھر پھر اس کی بیگم بن جاتی ہے اور بہت زیادہ ایج ڈفرینس. یہ وہی سوال بنتا ہے میرج اینڈ سیکسز میں جو مس میچ میرجز تھی. اس کے بعد وہ بتاتی ہے تھیا ہیڈر کو اپنے سارے حالات بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے وہ اب جان چھڑانا چاہتی ہے, ایلیٹ میں ملوث ہے اور ایک لو میرج کرنا چاہ رہی ہے. اسی طرح سے کریکٹر کا حوالہ دیں گے میڈم موزال دانیہ کا, جو کہ سنگر ہے, پروسٹیٹیوٹ ہے, اور وہ بھی اپنے خرچے کیسے پورے کرتی ہے اس میل ڈومینیٹڈ ورلڈ میں. وہ ہسبینڈ کی زیادہ اسے کس قسم کے سپورٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. اور چونکہ ہیڈر کا ڈسکس اس میں کریں گے کہ وہ کیسے اسے مینوپولیٹ کرتی ہے. تھینکس لاٹ فار واچنگ. لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر اور چینل. اللہ حافظ.